Greetings everyone, my name is KS Deepak and I welcome you all in the Shield IAS episode of the Hindus News Analysis. So चलिए देखते हैं कौन से articles that we are discussing today. So the first article is on the Competition Commission of India. So यहाँ पर बात करेंगे CCI क्या है, CCI क्यों बना था, कैसे बना, क्या है उसके jurisdiction, mandate क्या है, aim क्या है, क्या क्या flaws हैं उसमें, all these things we will be seeing in our first article. The second one is regarding the life approach. So यहाँ पर बात करेंगे life approach के बारे में. ये approach क्या है, ये ideology क्या है, क्या इसकी importance है, significance क्या है present scenario में, उसे समझेंगे in our second article. The third one is regarding the aspects of Interpol. So यहाँ पर बात करेंगे Interpol क्या है, Interpol क्यों बना था, क्या क्या coercive measures ले सकते हैं Interpol, क्या क्या issues हैं Interpol में, कौन से notices issue करते हैं, all these things we will be seeing in our third article. The fourth one is regarding the एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम. So यहाँ पर बात करेंगे एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम के बारे में, क्यों लाया गया था, कैसे लाए गए, कौन से हैं इसके फेसेस, कौन से स्कीम्स से जुड़े हुए हैं, कौन से एक्टिविटीज़ हैं जो कि इस स्कीम के अंदर आते हैं. All these things we will be seeing in our fourth article. The fifth one is a very interesting topic that is on the ancient science. So यहाँ पर बात करेंगे ancient science के बारे में, India's ancient science, India के modern science, क्या क्या है ancient science के देन. So all these things we will be seeing in our fifth article. And as usual, the sixth one is on the quiz of the day. So let's start with the first one that is on the Competition Commission of India. अभी जो पेनाल्टी इम्पोज किया गया है गूगल में उसे समझने के लिए, जो इंस्टीट्यूशन है उसे समझने के लिए, लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स. सो व्हाट इज द CCI? सो CCI इज एब्रिविएशन ऑफ Competition Commission of India. ये क्या है? इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, दैट मीन्स इट हैज बीन फॉर्म्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. कौन सा एक्ट? द कॉम्पिटिशन एक्ट ऑफ 2002. अब इससे पहले कॉम्पिटिशन एक्ट ऑफ 2002 से पहले एक और एक्ट था जो कि कंपटीशन से रिलेटेड था. दैट एक्ट वाज द मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट ऑफ 1967, जिसे हम लोग MRTP एक्ट कहते हैं. और MRTP एक्ट को रिप्लेस कर आ गया कॉम्पिटिशन एक्ट ऑफ 2002. अब देखते हैं ये जो कमीशन है, दिस बॉडी का मकसद क्या है, व्हाट इज द एम. So this aim is to establish a robust competitive environment. एक robust competitive environment बनाने का मकसद है CCI का. अब इस environment को वो कैसे बनाएंगे? Let's see. So the first aspect is that it would be having proactive engagement. तो जितने भी stakeholders हैं, इंडस्ट्री वाले हो, गवर्नमेंट वाले हो, कंज्यूमर्स हो, सबको साथ में बैठा के एक स्टेक होल्डर, एक प्रोएक्टिव एंगेजमेंट लाएंगे. दैट इज द फर्स्ट एस्पेक्ट, जिसके बेसिस पर वो रोबस्ट कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट लाएंगे. सेकेंड एस्पेक्ट हियर, इसकी यहाँ पे दिस कमीशन वुड बी अ नॉलेज इंटेंसिव ऑर्गेनाइजेशन. उनके पास काफ़ी सारी जानकारियाँ होंगी, कौन से मॉडर्न लॉज हैं, कौन से प्रैक्टिसेस हैं, कौन से रूल्स हैं, कैसे कोई मिसयूज़ कर सकता है, इन सब इंफॉर्मेशंस के ज्ञान रहेंगे इस कमीशन को. और उस नॉलेज के बेसिस पर ही वो रोबस्ट कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बनाने के लिए कोशिश करेंगे. द थर्ड एस्पेक्ट हियर इज दैट इट वुड प्रमोट प्रोफेशनलिज्म, ट्रांसपेरेंसी एंड विजडम इन द एनफोर्समेंट. सो यहाँ पर विदाउट बीइंग अ वेरी बिग एंड स्ट्रिक्ट और डार्कोनियन एस्पेक्ट, बट इट वुड बी हैविंग ए प्रोफेशनल अप्रोच, ए ट्रांसपेरेंट अप्रोच, एंड वो प्रमोट करने की कोशिश करेंगे एक विजडम इन द एनफोर्समेंट. अब बात करते हैं कि ये कैसे फॉर्म किया गया था. सो हम लोग ने देखा कि कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ द कॉम्पिटिशन एक्ट ऑफ 2002. देन कॉम्पिटिशन एक्ट ऑफ 2002 को अमेंड कर दिया गया इन द ईयर 2007, नॉन एज द कॉम्पिटिशन अमेंडमेंट एक्ट 2007. अब इसका मकसद ये था कि जो कॉम्पिटिशन में, क्योंकि वेरियस स्टेक होल्डर्स हैं और काफ़ी सारे डिस्प्यूट्स भी होते हैं, तो इस डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए एक क्वासी जुडिशियल बॉडी बनाने की जरूरत थी, ट्रिब्यूनल बनाने की जरूरत थी. एंड दैट ट्रिब्यूनल वाज द कॉम्पिटिशन अपीलिएट ट्रिब्यूनल. और कॉम्पिटिशन अपीलिएट ट्रिब्यूनल का फॉर्मेशन कॉम्पिटिशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 से किया गया. बट देन वहाँ पर भी काफ़ी सारे इश्यूज थे और उसे और कॉम्प्रिहेंसिव वे में रिप्लेस कर दिया गया बाय द नेशनल कंपनी लॉ अपीलिएट ट्रिब्यूनल, नॉन एज NCLAT, इन द ईयर 2017. अब बात करते हैं दी ओरिजिनल एक्ट, दी कॉम्पिटिशन एक्ट ऑफ 2002. इसके क्या क्या फीचर्स हैं, सेलिएंट फीचर्स कौन से हैं? सो लेट्स सी. दिस एक्ट prohibits the anti-competitive agreements, क्योंकि इसका जो मकसद है, कॉम्पिटिटिव कमीशन ऑफ इंडिया का मकसद ही है कि टू एंश्योर अ रोबस्ट कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट. और उस रोबस्ट एनवायरनमेंट को बनाने के लिए इट हैज़ टू प्रोहिबिट द एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स. दैट इज द फर्स्ट फीचर ऑफ दिस एक्ट.
सेकेंड फीचर इज दैट इट प्रोहिबिट्स द अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन बाय द एंटरप्राइजेस। कोई एक एंटरप्राइज अपने जो डोमिनेंट पोजीशन है मार्केट में उसे मिसयूज ना करे ताकि नए प्लेयर्स आ ही ना पाए। इस टाइप ऑफ सिस्टम ना बनाए, एक रोबस्ट एनवायरनमेंट बनाए, एक कॉम्प्रिहेंसिव एनवायरनमेंट बनाए, इसके लिए इट प्रोहिबिट्स द अब्यूज ऑफ द डोमिनेंट पोजीशन बाय एनी एंटरप्राइज। थर्ड फीचर ऑफ दिस एक्ट इज दैट इट रेगुलेट्स द कॉम्बिनेशंस। एक्विजिशंस जो है, एक्वायरिंग जो है, उन सब चीज़ों में भी वो ध्यान रखते हैं कि ताकि कोई अनड्यू एडवांटेज किसी एक प्लेयर को ना मिले। इसके साथ साथ इट ऑल्सो फॉलोज द फिलोसफी ऑफ मॉडर्न कॉम्पिटिटिव लॉज। तो यहाँ पर कोई पुराने लॉज नहीं हैं, कोई पुराने या एंटीक लॉज नहीं है, बट जो मॉडर्न लॉज हैं, जो मॉडर्न एस्पेक्ट्स हैं, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं, उसके एस्पेक्ट्स को इंटरग्रेट करने की बात की गई है इन दी कॉम्पिटिशन एक्ट ऑफ 2002। अब बात करते हैं कि इसकी कंपोजिशन क्या है, इनमें कौन से मेंबर्स हैं। तो जनरली करेंटली अगर बात करें, करेंटली इसमें एक चेयरपर्सन होते हैं और इसके साथ साथ 2 मेंबर्स होते हैं। पर इससे पहले, दिस इज द करंट फॉर्म, इससे पहले और भी काफ़ी सारे मेंबर्स थे जो कि सीसीआई के कंपोजिशन में थे। बट जैसे जैसे कंपोजिशन जो है, कमीशन की कंपोजिशन जो है वो बढ़ती जाती है, वैसे वैसे जो डिसीजन मेकिंग है उसमें टाइम भी बढ़ते जाता है। एंड वी डोंट वांट दैट, वी वांट अ फास्ट रिक्यूजल, अ फास्ट रिजोल्यूशन ऑफ दोज डिस्प्यूट्स। और इस फास्ट रिजोल्यूशन के लिए, फास्ट सॉल्विंग नेचर के लिए हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने वो कमीशन की स्ट्रक्चर को, उस कंपोजिशन को हम लोग ने छोटा बनाया। सो करेंटली वी आर हैविंग ए चेयरपर्सन और 2 मेंबर्स। अब इस चेयरपर्सन के काफ़ी सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज भी हैं। So let's see क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं। So the first thing is that the person should be a person of ability, integrity। इसके साथ साथ he should be qualified to be a judge of high court, या उनके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होनी चाहिए नॉट लेस देन 15 ईयर्स। किन सब्जेक्ट्स में? इंटरनेशनल ट्रेड हो, इकोनॉमिक्स हो, कॉमर्स हो, बिजनेस हो, लॉ हो, फाइनेंस हो, डजेंट मैटर। इन सब चीज़ों में जो कि कंपटीशन से रिलेटेड है, बिजनेस से रिलेटेड है, इन सब चीज़ों में अगर उनके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है more than 15 years का, then also he could be a member of this committee। इसके साथ साथ otherwise he should have knowledge, और in the opinion of the central government उनके पास और भी कोई knowledge होना चाहिए जो कि competition को robust बनाने में, empowerment करने में, और जो environment है उसको comprehensive way में एक robust environment बनाने में help करें। और इसके लिए कोई भी knowledge is not necessary कि सिर्फ और सिर्फ ये जो listed क्वालिफिकेशन से इस पर ही उनके एक्सपीरियंस हो। अगर और भी कोई एक्सपीरियंसेस हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ओपिनियन में कंपटीशन को बेटर करने के लिए यूज किए जा सकते हैं, देन उन मेंबर्स को भी हम इस कमिटी के मेंबर्स बना सकते हैं। सो दैट इज द कंपोजिशन ऑफ द सीसीआई। विद दैट अब देखते हैं सीसीआई के क्या क्या फंक्शंस हैं और रोल्स हैं। वी हैव सीन द ऑब्जेक्टिव एंड द एम ऑफ सीसीआई। अब देखते हैं फंक्शंस क्या हैं। फर्स्ट फंक्शन हियर इज टू एलिमिनेट द प्रैक्टिसेस हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन द कंपटीशन। इसके साथ साथ टू गिव ओपिनियन ऑन द कंपटीशन इश्यूज, ताकि अवेयरनेस रेज कर पाए। और इसमें जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है वो फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स भी, मेजर्स भी लेते हैं ताकि वो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाए। फॉर एग्जांपल वो कंज्यूमर वेलफेयर के लिए वो मार्केट को नॉलेजेबल बनाते हैं, वहाँ पर अवेयरनेस फैलाते हैं। दे ऑल्सो एंश्योर फेयर एंड हेल्थी कॉम्पिटिशन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। दे इम्प्लीमेंट कॉम्पिटिशन पॉलिसीज, ताकि बेटर जो पॉलिसीज हैं जो कि जहाँ पर कोई एक पर्सन को, कोई एक स्टेक होल्डर को अनड्यू एडवांटेज ना मिले, कोई डोमिनेंट पोजीशन को मिसयूज ना करे, इसके लिए दे ऑल्सो इम्प्लीमेंट द कॉम्पिटिशन पॉलिसीज जो कि मॉडर्न पॉलिसीज होते हैं। इसके अलावा दे ऑल्सो डेवलप एंड नर्चर द इफेक्टिव रिलेशंस एंड इंटरेक्शंस विद सेवरल स्टेक होल्डर्स, वेदर इट इज फ्रॉम इंडस्ट्री पर्सनल्स या गवर्नमेंट के पर्सनल्स हो या कंज्यूमर्स हो, सबके साथ मिलजुल कर एक प्रोएक्टिव अप्रोच रखते हैं, एक इंटरेक्टिव अप्रोच रखते हैं। They also effectively carry out the competition advocacy, और इंफॉर्मेशन को स्प्रेड कर देंगे कैसे कैसे मिसयूज हो सकते हैं, कैसे कैसे आप खुद को अवेयर बनाएं। सो दिस थिंग्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सीसीआई। इसके साथ साथ जो कंपटीशन कमीशन है, इट इज इंडियाज द कंपटीशन रेगुलेटर। इंडिया का जो कंपटीशन का रेगुलेटर है दैट इज द सीसीआई। इसके साथ साथ इट इज द वॉचडॉग ऑफ एंटी ट्रस्ट। सो एंटी ट्रस्ट पॉलिसीज, जो एंटी ट्रस्ट एग्रीमेंट्स है, उसका भी वॉचडॉग कौन है? सीसीआई। Now let's see the next aspect, that CCI has the authority to notify any organization that sells to India if it feels that they may be negatively influencing the competition। So कोई भी buying है, acquisition है, जो भी चीज़ें हो, कोई अगर फॉरेन प्लेयर्स को इंडिया में आना है, सो ऑल दिस थिंग्स में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया देखते हैं कि क्या ऐसे मेजर्स लेने से कोई किसी एक पार्टनर को, किसी एक शेयर होल्डर को, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को अनड्यू एडवांटेज मिलेगा या किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को डिसएडवांटेज होगा। सो दीज थिंग्स वो देखते हैं ताकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड बरकरार रहे।
अब यहाँ पर उनके पास काफ़ी सारे क्राइटेरियाज भी हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर CCI टू सी और ओवरलुक ऑल द कंपनीज और ऑल द ऑर्गेनाइजेशन, और इसीलिए वो क्या करते हैं, वो एसेट्स और टर्नओवर्स के बेसिस पर वो क्राइटेरियाज रखते हैं, और पर्टिकुलर एसेट्स और टर्नओवर के क्राइटेरिया से जो जो कंपनीज उसके ज़्यादा हैं उन्हें वो पर्टिकुलरली ध्यान देते हैं, उसकी जो इक्वेशंस हैं, उसकी जो रिलेशंस है उस पर वो ध्यान देते हैं। सो दैट इज समथिंग द CCI डज। अब देखते हैं इन फंक्शन एंड रोल्स में क्या क्या इश्यूज हैं। सो द चैलेंजेस ऑफ द CCI. So the first challenge here is because of the constant and the continuous change in the way businesses are done. सेकेंड इशू इज विथ रिस्पेक्ट टू द डिजिटल इकोनॉमी, क्योंकि ज़्यादातर जो ट्रांजेक्शन्स हैं, जो इकोनॉमी है, इट इज़ हैविंग अ शिफ्ट टू डिजिटल मीन्स, टू ई-कॉमर्स, और इसके कारण हमने पहले देखा कि यहाँ पर जो CCI हैं, CCI ओवरव्यू करने के लिए, परव्यू करने के लिए अपने जो डायरेक्शन में जो जो कंपनीज होनी चाहिए उसके लिए वो क्या क्राइटेरियाज करते हैं, एसेट्स और टर्नओवर्स के। पर यहाँ पर वी आर हैविंग एन डिजिटल इकोनॉमी, वी आर हैविंग ई-कॉमर्स, और इसीलिए हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में और क्राइटेरियाज लाने चाहिए। Another issue here is that the number of benches of CCI is very low, क्योंकि number of benches CCI के काफ़ी लो हैं, इसके कारण प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है, प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए पेंडेंसी भी काफ़ी ज़्यादा है, पेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए आपके जो रेजोल्यूशंस हैं, जो डिस्प्यूट्स हैं वो रिजॉल्व नहीं होते। सो दैट इज़ एन इशू, और इसीलिए जो नंबर ऑफ बेंचेस है उसे हमें बढ़ाने चाहिए। Another issue here is the inclusion of parameters. So यहाँ पर काफ़ी सारे और पैरामीटर्स लाने की बात है। फॉर एग्जाम्पल जो डाटा एक्सेसिबिलिटी है, नेटवर्क इफेक्ट्स है, तो ये सब पैरामीटर्स को भी हमें इंक्लूड करना चाहिए, बिकॉज एज ऑफ नाउ वी आर हैविंग एन मोर इंक्रीज ग्लोबलाइज वर्ल्ड, और इस ग्लोबलाइज वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी इज द बैकबोन, और अगर CCI जैसे ऑर्गेनाइजेशंस टेक्नोलॉजी को ध्यान ना दे, मॉडर्न पॉलिसीज को इनकलकेट ना करे, दे वुड बी अ रिडंडेंट ऑर्गेनाइजेशन, एंड दैट इज नॉट समथिंग दैट वी वांट। सो दीज आर द चैलेंजेस द CCI faces. With that clarity, now let's move to our next aspect, that is on the life scheme. So यहाँ पर बात करते हैं life. So क्या है life? So mission life is an abbreviation of lifestyle for environment, और life के बारे में we have already discussed in our 12th October वीडियो, जहाँ पर वी हैव डिस्कस कि लाइफ किसने कहा था, कहाँ से निकल के आया, इसके पीछे की सिग्निफिकेंस क्या है, एम क्या है, कैसे कैसे हम लोग इसे यूज में ला सकते हैं। ऑल दिस थिंग्स वी हैव डिस्कस इन आवर 12th October वीडियो itself. So please refer to the video so that you have a very good understanding of this topic. With that, now let's move to our next topic, that is on the aspects of Interpol. अब ये जो लॉन्च हुआ है that is on the 19th General Assembly of Interpol, जो कि न्यू दिल्ली में हो रहा है, और यहाँ पर we have already discussed the aspects of Interpol from the first day ये जनरल असेंबली लॉन्च हुआ था, that is on the 18th October. So 18th October में we have already discussed कि इंटरपोल क्या है, इंटरपोल के स्ट्रक्चर क्या है, उसमें जनरल असेंबली का क्या रोल है, कौन से मेंबर्स हैं, कैसे कोर्सिव मेजर्स ले सकते हैं, कौन से नोटिस जो वो इशू करते हैं, कौन से क्राइम्स है जो कि इंटरपोल देखते हैं। ऑल दिस थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड इन आवर 18th October वीडियो सर। सो प्लीज रेफर टू द वीडियो सो दैट यू हैव अ वेरी गुड क्लैरिटी ऑफ दिस टॉपिक। With that, now let's move to our next topic, that is on the एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम या इनिशिएटिव। अब इस इनिशिएटिव या स्कीम के बारे में बात करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स। क्या है ये स्कीम? सो दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन द एकता दिवस इन द ईयर 2015, और इसका जो मकसद था दैट वाज टू सेलिब्रेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, हु इज अ वेरी वेल नोन फ्रीडम फाइटर। अब यहाँ पर इस स्कीम के क्या क्या मकसद हैं? सो दिस स्कीम हैज टू सेलिब्रेट, इज ब्रॉट इन टू सेलिब्रेट द कल्चरल वाइब्रेंसी ऑफ इंडिया बिकॉज ऑफ द मल्टीकल्चरलिज्म जो है वो इंडियन सोसाइटी के फेसेट्स हैं, वो सिने क्वा नॉन है इंडियन सोसाइटी के, और उसे सेलिब्रेट करने के लिए दिस स्कीम इज ब्रॉट इन। इसके साथ साथ इट ऑल्सो हैज द ऑब्जेक्टिव टू स्ट्रेंथन द कल्चरल रिलेशंस ऑफ वेरियस रीजन्स ऑफ द कंट्री में काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल एक मलयाली को he doesn't know or she doesn't know the society and the region or the culture of the northeast, so वहाँ पर ये जो culture integration है that we need to have, so that is something that is mentioned in the एक भारत श्रेष्ठ भारत scheme. We are also having a aim of celebrating unity and diverse culture. जो unity and diversity है that is the again another basic feature of the Indian society, और उसे celebrate करने के लिए, उसे strengthen करने के लिए, उसे enhance करने की बात की गई है in this initiative. इसके साथ साथ अगर हम लोग ये सब करते हैं would be enabling people to understand and appreciate the diversity, और जब diversity को appreciate करेंगे, उसे understand करेंगे, they would be strengthening the unity or the national unity. So यहाँ से क्या होगा? unity बढ़ेगा. So that is the biggest aim, that is the longest aim, जो आपके long term जो aim है that is to enhance और increase the national unity, और इसके लिए काफ़ी सारे phases हैं इस स्कीम के।
अब क्योंकि इसके जो गोल हैं, जो एम है, दैट इज वेरी एम्बिशियस इन नेचर, इसीलिए काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ हैं जो कि इस स्कीम के अंदर है। फॉर एग्जाम्पल देयर इज फूड फेस्टिवल, जहाँ पर एक दूसरे के जो फूड्स हैं वो टेस्ट करते हैं वो। वी आर हैविंग कल्चरल एक्सचेंजेस ऑल्सो, यूथ फेस्टिवल्स हैं, EBSB क्लब्स हैं जहाँ पर वो क्लब्स बनाते हैं, जहाँ पर स्टूडेंट्स आते हैं, जहाँ पर बाकी जो मेंबर्स हैं वो आके मिक्स करते हैं, इंटीग्रेट होते हैं। वी आर हैविंग द एकेडमिक एक्सचेंज प्रोग्राम ऑल्सो, स्पोर्टिंग इवेंट्स हैं, टूरिज्म इवेंट्स हैं, ऑनलाइन इंटरेक्शंस हैं। सो ऑल दिस थिंग्स आर डन इन दी एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम इटसेल्फ बिकॉज ऑफ द एम्बिशियस एम ऑफ दिस मिशन। विद दैट अब देखते हैं इनमें से कौन से हैं ऑन गोइंग कैंपेन्स। तो जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया, काफ़ी सारे कैंपेन्स हैं जो कि यहाँ पर चलते आ रहे हैं, यहाँ पर इसके अंदर हैं, बट इनमें से ऑन गोइंग कौन से हैं उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट को डिस्कस करते हैं। लेट्स सी द फर्स्ट वन, दैट इज द स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम। तो जैसे हम लोग ने डिस्कस किया, यहाँ पर वी आर हैविंग द एकेडमिक एक्सचेंज प्रोग्राम। तो यहाँ पर पर्टिकुलरली क्या होता है, यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं डिफरेंट रीजन्स के वो इंटीग्रेट होते हैं, वो एज एन काइंड ऑफ कैंप, वो आते हैं सब जगह डिफरेंट पार्ट्स ऑफ रीजन से, और उसके बाद वो एक दूसरे के जो कल्चर हैं उसे सेलिब्रेट करते हैं। दैट इज समथिंग अंडर द स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम। और इसका मकसद क्या है, द प्रोग्राम इज एम्ड एट fostering and understanding the diverse socio-economic and living experiences and to build empathy, and that would be helping to integrate or enhance the national unity. The next scheme or next feature here is the Azadi Ka Amrit Mahotsav. अब जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है, it is a completely different scheme, but इनकी जो एम है, the aim is same, that is to strengthen the national unity. और क्योंकि इनका long term aim is similar, Therefore, यहाँ पर जो स्कीम्स हैं दे वर्क हैंड इन हैंड, वो हैंड इन हैंड वर्क करते हैं। इवन दो आज़ादी का अमृत महोत्सव इज टू सेलिब्रेट द 75th ईयर ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, एंड दिस स्कीम इज टू हैव कल्चरल वाइब्रेंसी और टू सेलिब्रेट द कल्चरल वाइब्रेंसी एंड मल्टीकल्चरलिज्म ऑफ इंडिया। बट इसका जो मकसद है दैट इज टू हैव नेशनल यूनिटी इंटीग्रेट करने के लिए, उसमें एनहांसमेंट लाने के लिए। और क्योंकि इसकी जो लॉन्ग टर्म गोल हैं वो सिमिलर हैं, इसीलिए दोनों स्कीम्स हैंड इन हैंड चलते हैं। There is also the भाषा संगम ऐप। अब भाषा संगम ऐप क्या है? सो इट इज एन ऐप जो कि डेवलप किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन विद कोलैबोरेशन विद माय गवर्नमेंट इंडिया। और यहाँ पर इसका मकसद ये है कि वो लर्न कर पाए, वो एक दूसरे के लैंग्वेज को समझ पाए और वहाँ पर वो एनहांस कर पाए एजुकेशन को। और इस एजुकेशन को एनहांस करना इज अनदर एम ऑफ दिस एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम। With that, now let's move to our next aspect, that is on the ancient science. अब क्योंकि ancient science काफ़ी broad topic है, काफ़ी नया topic है, तो इसीलिए basics से start करते हैं। Let's start with the basics. So अगर हम लोग ancient times में जाएं, तो वहाँ पर humans जो थे, human beings they formed a society. जब सोसाइटी बनाया उनके लिए एक नेसेसिटी था कि वो नॉलेज रखें नेचर के लिए। क्यों? क्योंकि उन्हें सर्वाइव करने थे। तो इस सर्वाइवल के लिए उनके पास काफ़ी नॉलेजेस की ज़रूरत थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने नॉलेज इकट्ठा करना स्टार्ट किए। जैसे जैसे नॉलेज इकट्ठा करना स्टार्ट किए वैसे वैसे नॉलेजेस को वो सेग्रीगेट भी करते गए। फॉर एग्जांपल कुछ जो नॉलेजेस है वो मेडिसिन में आ गए, कुछ एस्ट्रोनॉमी में आ गए, कुछ मैथमेटिक्स में आ गए। सो ऐसे नॉलेजेस जो हैं वो सेग्रीगेट होते चले गए। सो अगर हम लोग ब्रॉडली अगर देखें, सो वी कैन सेग्रीगेट नॉलेज इनटू एंशिएंट वन एंड मॉडर्न टाइम्स। सो एंशिएंट मतलब बेसिकली ट्रेडिशनल जो साइंसेस हैं, दैट इज एंशिएंट साइंस। अब एंशिएंट साइंस को अगेन हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अगेन हम लोग बाइफरकेट कर सकते हैं। एंशिएंट साइंस में अगेन हम लोग बाइफरकेट कर सकते हैं ऑन द बेस ऑफ रीजन्स। फॉर एग्जांपल देयर इज दिस ईस्ट एशियन एंशिएंट साइंस, जहाँ पर मेनली चाइनीज स्कॉलर्स के बारे में हम लोग सीखते हैं। देयर इज दिस साउथ एशियन, जहाँ पर मेनली इंडियंस के बारे में सीखते हैं, इंडियन स्कॉलर्स के बारे में सीखते हैं। देयर इज दिस एंशिएंट मेडिटेरियन इस्लामिक यूरोपियन साइंस। सो यहाँ पर एंशिएंट साइंस को भी अगेन हम लोग बाइफरकेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रीजन। और रीजन में अगर पर्टिकुलरली इंडिया की बात करें, देन विल बी टॉकिंग अबाउट द साउथ एशियन वन। सो अब बात करते हैं साउथ एशियन वन की। तो जैसे मैंने डिस्कस किया, जैसे जैसे नॉलेज हम लोग ने इकट्ठा किया, दैट गॉट डिवाइडेड। सो बेसिक जो नॉलेज था, फॉर एग्जाम्पल जो एंशिएंट पीपल थे, दे यूज टू लुक एट द स्काई। वो स्काई में देखते थे, वो सन को देखते थे, सन के मूवमेंट को देखते थे, मून के मूवमेंट को देखते थे, सीजन्स को देखते थे, और इसके बेसिस पर दे डेवलप्ड अ नॉलेज ऑफ एस्ट्रोनॉमी। इसके साथ साथ उन्हें सर्वाइव भी करना था, और सर्वाइव करने के लिए उन्होंने मेडिसिन का ज्ञान लिया, प्लांट्स का ज्ञान लिया, एंड दैट इज हाउ दे डेवलप्ड आयुर्वेदा और मेडिसिन। सो ये सरप्राइजिंग नहीं है कि जो इनिशियल नॉलेज है, इनिशियल नॉलेज वाज एस्ट्रोनॉमी एंड मेडिसिन, एंड बेसिकली एस्ट्रोनॉमी और मेडिसिन को सब्सटैंशिएट करने के लिए देयर वाज मैथमेटिक्स ऑल्सो। सो एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन एंड मैथमेटिक्स आर द थ्री बेसिक फीचर्स ऑफ एंशिएंट साइंस। सो वन बाय वन बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद एस्ट्रोनॉमी। अगर एस्ट्रोनॉमी की बात करें, सो इंडिया इज हैविंग अ लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ एस्ट्रोनॉमी।
एस्ट्रोनॉमी में भी काफ़ी सारे सब डिविजन है। फॉर एग्जाम्पल देयर इज दिस मैथमेटिकल एस्ट्रोनॉमी जिसे हम लोग कहते हैं गणित ज्योतिष, देयर इज दिस एस्ट्रोलॉजी जिसे हम लोग कहते हैं फलित ज्योतिष, और एस्ट्रोनॉमी को कहते हैं पर्टिकुलरली ज्योतिष शास्त्र। और यहाँ पर काफ़ी सारे मेजर इंपॉर्टेंट एस्ट्रोनॉमर्स भी रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्रह्मगुप्ता रहे हैं, भास्कर वन इज देयर, वरामित्र इज देयर, आर्यभट्ट इज देयर, इवन वी आर हैविंग सम स्कॉलर्स फ्रॉम केरला और साउथ इंडिया में भी। फॉर एग्जाम्पल there is this Madhava, Parameshwara, Damodara, there is this Pisharadi. So all these are various important scholars जिन्होंने काफ़ी वर्क किया, जिन्होंने काफ़ी रिसर्च लगाया, काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स किए हैं इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी। अगर बात करें द सेकेंड फील्ड दैट इज द मैथमेटिक्स। अब एस्ट्रोनॉमी की ज़्यादातर जो बुक्स हैं वो इंटीग्रेटेड हैं, बट मैथमेटिक्स में ज़्यादातर जो नॉलेज है वो सेग्रीगेटेड है, वो अलग अलग बुक्स में स्कैटर्ड है। सो फॉर एग्जाम्पल कुछ जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको संहिता में दिखते हैं, कुछ जो हैं कल्पसूत्रास में दिखेंगे, कुछ जो हैं वो वेदांगास में दिखेंगे, और इसमें काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके इरेशनल नंबर्स के बारे में है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में है, इंटरमीडिएट इक्वेशंस के बारे में, फ्रैक्शंस के बारे में है, अर्थमेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में, इवन जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेशंस है उसके बारे में भी इन सब नॉलेजेस जो बुक्स हैं उसमें दिया गया है। अगर हम लोग बात करें मेजर मैथमेटिशियंस के बारे में, सो फॉर एग्जाम्पल वी आर हैविंग the Aryabhatta 1, Bhaskara 1, Brahmagupta, Aryabhatta 2, our Sripati. So all these are major mathematicians. And again Kerala school of जो scholars हैं उनमें भी काफ़ी सारे हैं noted mathematicians. For example we are having Shankaracharya, Suryadeva, we are having the Chitrabahu, Shankaravarya. So all these are various important and very important mathematicians जो कि over their lifetime काफ़ी सारे developments किए हैं ancient science को propagate करने में, उसे develop करनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको सब्सटैंशिएट करना है, लेट मी शो यू फ्रॉम सम एग्जाम्पल्स। फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स में जो भी यूपीएससी के एस्पिरेंट्स है जो कि मैथमेटिक्स ऑप्शनल लेते हैं, सो वहाँ पर हमें इनफाइनाइट सीरीज समझना पड़ता है, tan x का, sin थीटा का, cos थीटा का। सो जो tan इनवर्स ऑफ x का जो सीरीज है दैट इज ऑलरेडी डेवलप्ड बाय माधवा इन हिज बुक द क्रियाकर्मी, और जो sin थीटा का जो इन्फिनिट वर्जन है, जो cos थीटा का जो इन्फिनिट सीरीज है वो आपके युक्त दीपिका में मेंशन है बाय माधवा इटसेल्फ। सो दिस इज द एक्सटेंट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिक्स इन इंडियाज एंशिएंट साइंस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड वन दैट इज द मेडिसिन। अगर आप मेडिसिन की बात करें, मेडिसिन इज ऑल्सो अ वेरी एलाबरेट वर्जन। एलाबरेट वर्जन है, काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स हैं। द बेसिक एस्पेक्ट इज द आयुर्वेदा। अब आयुर्वेदा यू वुड बी नोइंग कि आयुर्वेदा जो है वो दो वर्ड से बने हुए हैं। देयर इज दिस आयुष जिसका मतलब है स्पैन ऑफ लाइफ, एंड वेदा जिसका मतलब है अनइम्पिकेबल नॉलेज। और ओवर द ईयर्स जो मेडिसिन हैं वो ब्रॉडन हो चुके हैं। देयर आर वेरियस बुक्स, फॉर एग्जांपल भेल संहिता है, चरक संहिता है, देयर इज सुश्रुत संहिता, जो कि ओवर द ईयर्स मेडिसिन में भी काफ़ी सारे सब डिविजन्स उन्होंने क्रिएट किए हैं। विद दैट अब देखते हैं व्हाट लेड टू द डिक्लाइन एंड द फॉल ऑफ द एंशिएंट साइंस। एंशिएंट साइंस जो है एज ऑफ नाउ क्यों इतना सेलिब्रेटेड नहीं है, उसके रीजंस को समझते हैं। द बेसिक रीजन वाज इंडियाज कास्ट सिस्टम। जो इंडिया का कास्ट सिस्टम है, जो रिजिड कास्ट सिस्टम है, जहाँ पर आप डिवाइड कर रहे हो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास, इस रिजिड सिस्टम के कारण जो लोअर वर्शंस थे, जो लोअर हायरार्की के जो पीपल हैं, वहाँ पर उन्हें इंफॉर्मेशन जो है वो पर्कुलेट नहीं कर पाए, एंड दैट वाज द फर्स्ट रीजन फॉर फॉल ऑफ एंशिएंट साइंस। सेकेंड रीजन हियर इज द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। जब पढ़ाते थे इनिशियल टाइम्स में, एंशिएंट टाइम्स में, तो जो गुरु आपके जो शिष्यों को समझाते थे दैट वाज ऑरली, वो ऑरली समझाते थे, वो लिखवाते नहीं थे। एंड बिकॉज ऑफ दिस ऑरल मोड ऑफ ट्रांसफर, इसके कारण भी इट वाज समथिंग दैट लेड टू द डिक्लाइन और फॉल ऑफ द एंशिएंट साइंस। इसके साथ साथ वहां पर गुरु को लगना चाहिए था कि जो शिष्य हैं वो क्रेडिबल हैं उस इंफॉर्मेशन को पाने के लिए, वो काबिलियत रखते हैं उस इंफॉर्मेशन के लिए, एंड ओनली देन द गुरु यूज्ड टू ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन। और ये जो स्ट्रिंजेंट मेजर है दैट वाज अनदर रीजन फॉर द डिक्लाइन और द फॉल ऑफ एंशिएंट इंडियन साइंस। थर्ड फीचर हियर इज द रिलीजियस टैबूज। काफी सारे रिलीजियस टैबूज थे हमारे पास, रिलीजियस टैबूज थे, नॉन रिलीजियस टैबूज थे। फॉर एग्जांपल देयर वाज दिस टैबू ऑफ फियर फॉर लिविंग द सी शोर। हम लोग नदी क्रॉस करने में, समुद्र क्रॉस करने में डरते थे। एट द सेम टाइम वी ऑल्सो हैड द फियर ऑफ द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ द नॉलेज। और इस सब चीज़ों के कारण, इन सब रिलीजियस टैबूज के कारण जो पर्कुलेशन है नॉलेज का, वो पर्कुलेशन नहीं हो पाया, एंड इट गॉट वैनिश्ड ओवर द ईयर्स। अब देखते हैं कि कौन से हैं इंडियाज एंशिएंट साइंस गिविंग्स। अगर हम लोग देखें कि कौन से नॉलेजेस हैं, कौन से थिंग्स हैं जो कि इंडियाज एंशिएंट साइंस दुनिया को दिए हैं, देन कौन से हैं। सो लेट्स सी, द फर्स्ट वन इज द आइडिया ऑफ जीरो। जो आइडिया ऑफ जीरो है दैट वाज समथिंग जो कि क्रेडिट किया जाता है टू द मैथमेटिशियन आर्यभट्ट,
और क्योंकि आइडिया ऑफ जीरो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप सब्सट्रैक्शन में भी एडिशन में भी यूज़ करते, सो इट इज़ वेरी क्रूशल टू द मैथमेटिक कैलकुलेशंस। सेकेंड फीचर हियर इज ए डेसिमल सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल जैसे भी हम लोग नंबर्स में लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल 3.142, ये जो डेसिमल्स हैं दैट इज अगेन क्रेडिटेड टू द इंडियाज एंशिएंट साइंस। थर्ड इज ए फिबोनाची नंबर्स। जो फिबोनाची नंबर्स हैं जो कि एक सीक्वेंस हैं दैट इज ऑलरेडी गिवन बाय पिंगला एंड दिस सीरीज इज नोन एज द मत्रमेयु। Then we are having the binary numbers जो computers में use करते हैं, the binary numbers of 0 and 1, that is also given by Pingala in his book the Chandra Shastra। नेक्स्ट बात करें, देयर इज दिस चक्र वाला सिस्टम ऑफ एल्गोरिथम। फॉर एग्जांपल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करें, इसके लिए इट इज अगेन गिवन इन द इंडिया एंशिएंट साइंस बाय द चक्र वाला मेथड। देन वी आर हैविंग द रूलर मेजरमेंट्स। अगर हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन की, इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखें तो जो ब्रिक्स थे जो कि कंस्ट्रक्शन में यूज किए थे, दिस ब्रिक्स वेर यूनिफॉर्म साइज, वो यूनिफॉर्म साइज में थे। अब ये यूनिफॉर्मिटी कैसे लाया? दैट इज बिकॉज ऑफ द रूलर मेजरमेंट। जो रूलर्स थे, जो स्केल से जो वो यूज करते थे, जिसे हम लोग नॉर्मली कहते हैं दी हस्ता सिस्टम, जो कि अराउंड 1 and 3/8 इंचेस के करीब थे, वो जो है वो यूनिफॉर्मिटी थे एंड दैट इज शोइंग द एक्यूरेसी दैट वी हैड एट दैट टाइम। देन देयर इज दिस थियरी ऑफ एटम। जो एटम है दैट इज ऑलरेडी गिवन, दिस थियरी इज ऑलरेडी गिवन बाय कन्नड़, और इसे वो कहते हैं अणु। और इवन द डाई एटम्स जो हैं, ट्राई एटम्स जो हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, इसके ऊपर भी कन्नड़ के बुक्स में मेंशन है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको समझना है कि कितने डिटेल में है, तो कन्नड़ में ये भी कहा है कि कौन से एस्पेक्ट्स थे, कौन से स्टेट्स थे अणु के, कौन से स्टेट्स हैं एटम के। फॉर एग्जाम्पल जो एब्सोल्यूट रेस्टिंग स्टेट है, जो स्टेट ऑफ मोशन है, दैट इज इवन मेंशन बाय द कन्नड़ बुक। So this is the extent or the scope of ancient India. With that, अब देखते हैं और कौन से हैं। There is the heliocentric theory also, जो थियरी है जहाँ पर हम बात करते हैं जितने भी प्लैनेट्स थे सोलर सिस्टम में वो सन के सराउंडिंग घूमते हैं। दैट इज ऑल्सो क्रेडिटेड टू द आर्यभट्टा's बुक आर्यभट्टियम और आर्यभट्टिया। देन देयर इज एस्पेक्ट ऑफ वुल्फ स्टील। अब वुल्फ स्टील जो है एट द सेम टाइम जो सीमलेस मेटल क्यूब्स हैं, ये एंशिएंट साइंस में जो मेटलर्जी का डेवलपमेंट है वो दिखाता है। जो वुल्फ स्टील है इट इज़ वेरी वर्न रिनाउंड स्टील। यहाँ पर फॉर एग्जांपल जो कहते हैं डेमाकस स्टील, डेमाकस सोर्स जो है, वहाँ पर जो स्टील है जो कि पैटर्न्स के थ्रू होते हैं, ये जो पैटर्न होते हैं ये इट इज़ देयर इन इंडियाज एंशिएंट साइंस। फॉर एग्जांपल इंडिया में एंशिएंट साइंस में इट इज नॉन बाय डिफरेंट नेम्स, फॉर एग्जांपल उक्कू, हिंदवी एंड सेरिकायरन, और ये जो है दिस इज मेंशन इन इंडियाज एंशिएंट साइंस। सो दैट इज शोइंग द अप्रोच और द स्कोप दैट द इंडियाज एंशिएंट साइंस है। देयर इज दिस प्लास्टिक सर्जरी ऑल्सो, जो कि आज के मॉडर्न साइंस में डॉक्टर्स करते हैं। इट इज डेवलप्ड बाय सुश्रुता इटसेल्फ वे बैक। देयर इज कैटरेक्ट सर्जरी ऑल्सो, आयुर्वेदा जो था, एंड इवन द आयरन कैस्केटेड रॉकेट्स, जो रॉकेट्स हैं, रॉकेट्स वेर वे बैक यूज बाय टीपू सुल्तान इन द मैसूर वार्स, इन द एंग्लो मैसूर वार्स। सो दिस इज शोइंग द एक्सटेंट ऑफ द नॉलेज दैट वी हैड ओवर द ईयर्स। सो इस नॉलेज को, इस टेंडेंसी को, ये जो नॉलेज है इसे हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, इसे डिमीन नहीं करना चाहिए। इसे पुरानी नॉलेज को देकर, इसे अनबायस्ड कहकर या इसे कुछ और कह के हमें इसे डिमीन ना करके हमें इसे प्रमोट करना चाहिए, हमें इस पर प्राउड ऑफ होना चाहिए। दैट इज समथिंग दैट वी शुड डू। With that, now let's move to the quiz of the day. So the first question is regarding the people of Indus Valley civilization. Please try to attempt this one. It's a very simple, straightforward question. The second one is regarding a city in the south bank of tributary of river Krishna. Again, these are previous year questions. अब ये जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर्स along with the explanations would be provided to you in the form of PDF, जिसका लिंक जो है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एज वेल एज जो PPT है जिसके ऊपर एनालिसिस किया, दैट ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ PDF. You would get a link in video's description. So I hope today's analysis was beneficial for you guys. We'll be working hard for you guys, but at the same time work hard, study hard, but most importantly stay safe. We're doing the same for you guys. See you tomorrow.